तो सर आज का टॉपिक हमारा है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में यूरेनियम डील हुई है, करेक्ट। उसकी उस डील की क्या सिग्निफिकेंसी है हमारे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक जो हमारे व्यूवर्स ऐसे भी है जो भले ही एकेडमिकली कोई एग्ज़ाम एग्ज़ाम नहीं दे रहे लेकिन वो जानना चाहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। तो क्या लगता है आपको सर? और वो भी तब जबकि इतना पॉलिटिकली डिवाइडेड पूरा स्पेक्ट्रम हो चुका है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो। हर तरह का नो बडी इज विलिंग और इवन नो बडी इज इंटरेस्टेड इन टेलिंग द ट्रूथ। बोलते समय ये मन में रहता है, पता नहीं हम किस जैसे पॉलिटिशियन हो गए हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। तो आइए इस डील पर कुछ बातें करते हैं। जैसा कि हम लोग आप समझ ही रहे हैं, इस डील की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, और आपका एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तो है ही। अब ये पॉइंट है कि आखिर हमारे लिए न्यूक्लियर एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप जान रहे हो 80% तो आपका क्रूड इंपोर्ट हो रहा है। इथेनॉल की एक अलग डिबेट है, वो हम लोग वीडियो किसी दिन उस पर बात करेंगे। तो ऐसे में ऊपर से भारत की जो इंडस्ट्रियल बेस है, जो हम जिस ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ रहे हैं, बिना मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी के हम कोई इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को कल्पना नहीं कर पाएंगे। भारत हो या वर्ल्ड का कोई भी देश हो, हर जगह यह भी एक चिंता है कि हम थर्मल पावर से जितनी जल्दी दूर हटें उतना बेटर है। क्लाइमेट चेंज के लिए भी ये एक अब कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। क्लाइमेट चेंज हम लोगों को अब विजिबल हो चुका है। इस संदर्भ में न्यूक्लियर एनर्जी एक अलग ऑल्टरनेटिव सोर्स है, सोलर की तरह ही। 50% भारत की बिजली आज लगभग रिन्यूएबल से आ रही है, जिसमें सोलर का एक बड़ा रोल है। लेकिन 3 से 4% ही हम न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त कर रहे हैं अपनी बिजली, जबकि 26 रिएक्टर हैं हमारे पास। 20 उसमें से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। सबसे बड़ी समस्या है न्यूक्लियर फ्यूल की कमी। न्यूक्लियर फ्यूल की कमी आपके देश में चूंकि उतना ज्यादा यूरेनियम है नहीं, और दूसरी बात, जब आपको मालूम है न्यूक्लियर हमने टेस्ट कर लिया 1998 में, उसके पहले 1974 में, तो हमारे ऊपर बंदिशें लग गई। कोई हमको न्यूक्लियर फ्यूल देना नहीं चाह रहा था। इस संदर्भ में अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएं तो 2005 में मनमोहन सिंह जी ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने अमेरिका के साथ एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, डील की। हाँ, जिसे 123 एग्रीमेंट कहा गया, क्योंकि वहां का जो एनर्जी एक्ट है उसका सेक्शन 123 था, सेक्शन 123 था। तो अब ये 123 एग्रीमेंट हो गया। लेकिन आपको मालूम है संसद से बिना रेटिफाई कराए कोई एग्रीमेंट इफेक्टिव होता नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं जाके कोई भी एग्रीमेंट कराए, जब तक संसद उसमें रेटिफिकेशन नहीं करती। अपनी सरकार दांव पर लगा दी मनमोहन सिंह जी ने। और वो सरकार लेफ्ट पार्टीज के समर्थन से चल रही थी और लेफ्ट ने सपोर्ट विड्रॉ किया। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए लेफ्ट एक आइडियोलॉजिकल जो गठबंधन था, वाम मोर्चा जिसको कहते थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई हम सरकार से भी निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने सरकार दाव पर लगा दी, मतलब खुद हट गए। मनमोहन सिंह की उस सरकार को बचाया था जो इंडियन पॉलिटिक्स में, मुझे ध्यान है 35 से ऊपर सांसद थे उस समाजवादी पार्टी के। हाँ, फिर बाद में समाजवादी पार्टी अमर सिंह जी ने इनको सरकार बचाई थी। और वो हुआ यूपीए 1 की स्टोरी थी ये। अच्छा, यूपीए 2 आती है। अब दिक्कत क्या आती है कि जगह जगह एक चिंता होने लगी न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कि ये सेफ नहीं है। अगर कोई डिजास्टर स्ट्रक करेगा तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। भारत में भी ये डिबेट होने लगी, तो भारत ने एक न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट पास कर दिया संसद में। अब जब ये एक्ट पास हो गया तो इसमें एक समस्या ये थी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति न्यूक्लियर रिएक्टर आपको देता है, न्यूक्लियर फ्यूल आपको देता है, हो जाए तो जो न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई कर रहा है वो भी लायबल हो गया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिएक्टर जिसने दिया उसकी भी लायबिलिटी आपने तय कर दी। ऐसे में कोई भी देश आपको अपना न्यूक्लियर फ्यूल देगा क्यों, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा क्यों? ये बहुत बड़ा बॉटलनेक था इस पूरी व्यवस्था में। अच्छा, इंडिया के अपनी तरफ से वो गवर्नमेंट कुछ मामलों में सही भी थी, क्योंकि भोपाल ट्रेजेडी हुई थी और उस समय भोपाल ट्रेजेडी के समय जिस समय एंडरसन जो उसका मेन
कल्प्रिट था, वो सब जानते उसको हैं भगा कैसे दिया। भगा दिया। और उसको अच्छा, जियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी ऐसा रहता है कि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि किसी अमेरिकन को यहाँ सजा दे दे। तो सरकार ने कभी कहीं ना कहीं हम ऐसा क्लॉज डाले जिससे कि हमको इकोनॉमिक कंपनसेशन तो मिले। लेकिन अब कोई आपको क्यों देगा? क्यों ही बॉटलनेक तो सपोर्ट था ही करेगा? ये। ये भी तो है, किसके साथ फ्लिप साइड है कॉइन का। बिल्कुल। अब दिक्कत ये आ रही है, अब देखिएगा सीरीज में गेम क्या हो रहा है। 5 से 8 तक भारत अमेरिका के साथ इस डील को साइन कर रहा है, फिर अपनी संसद से रेटिफाई कर रहा है। फिर अमेरिका के साथ जब ये डील हो गई तो एनएसजी, आप जानते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये एक तरह से मुझे लगता है 48 कंट्रीज का 48 ये कंट्रीज एक का। ग्रुप है, उस समय शायद 45 ही थे, जो ये कहता है कि भैया आपस में ही न्यूक्लियर के संबंध में सारा ट्रेड होगा, हम बाहर किसी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देने वाले, ना डिस्पाइट हम कि अगर फ्यूल आप सप्लाई एनपीटी करेंगे। के सिग्नेटरी नहीं हो। जो लोग एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है, अब दिक्कत यह, भारत एनपीटी का सिग्नेटरी भी नहीं है और भारत एनएसजी का मेंबर भी नहीं है, थैंक्स टू चाइना। ये एक अलग डिबेट है, चीन तो किसी कीमत पे चीन आने नहीं देगा इंडिया को, आने ही नहीं दे रहा है, उसमें कंसेंसस का प्रिंसिपल चलता है। खैर, अमेरिका ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और सारे देशों से एक तरह से हमको एनएसजी मिलकर एक एनएसजी वेवर मिल गया। तो चीन ने इतना तो इंश्योर किया कि हम एंट्री ना पाए, लेकिन ये नहीं कर पाया कि हमें एनएसजी वेवर ना मिले। ये एक अच्छा एक तरह से उस समय न्यूक्लियर का कॉपरेशन इंडिया को मिल रहा है जी। डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ भारत और एनपीटी। बाकी जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, उसकी आज की कोई बातें हम करें ना करें, लेकिन उस समय की एक अच्छा इनिशिएटिव, एक बड़ा इनिशिएटिव मनमोहन सिंह जी ने करवा दिया था, एनएसजी वेवर मिल गया। फिर आपको ध्यान होगा कि फ्रांस से, जापान से, कनाडा से, इवन ऑस्ट्रेलिया से भी 2014-15 में जाकर हमारी एक न्यूक्लियर डील हो गई थी। बट ये जो बीच में हमने एक तरह का बॉटल नेक क्रिएट कर दिया, एक सस्पिशन क्रिएट कर दिया फॉरेन कंपनीज पर या कंट्रीज पर कि भाई आप लाइबल हो जाएंगे डिजास्टर होने पर, वो हमें रोक रहा था। हालांकि हम कजाकिस्तान से ले रहे हैं, कनाडा से ले रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमें नहीं दे रहा था। और एक बात जो कोई भी अगर एग्जाम दे रहा होगा तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया रैंक 1 है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स, यूरेनियम का, इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स। और उसकी एक माइन है, अगर कोई इसको ध्यान रखे तो ओलंपिक डैम माइन है, जो कॉपर के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यूरेनियम में तो वर्ल्ड में रैंक 1 है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स। यूरेनियम वहां प्रोड्यूस हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, पर ऑस्ट्रेलिया में एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, तो उनको तो इसको एक्सपोर्ट करना है, जितना प्रोड्यूस करते हैं सब एक्सपोर्ट करते हैं, इसके बाद भी भारत को नहीं दे रहे थे सर। अब ये जो डील है, उसके बाद वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आए वो सॉल्व किए जाएंगे, और ये जो हमने अपना एक शांति एक्ट जो पिछले दिसंबर में पार्लियामेंट ने पास किया है, और वो जरूरी भी था, वो बहुत जरूरी था। उसमें हमने 49% एंट्री करा दी, मतलब 49% प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं न्यूक्लियर एनर्जी में। हाँ। और दूसरी बात, ये जो लायबिलिटी वाला है क्लॉज, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया। ये हमारी तरफ से जो एक पूरी स्टोरी लाइन थी। अब आगे इस पर आप डिस्कस करो। मैं यही इसके आगे ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने पीस क्लॉज, मेन जो टर्निंग पॉइंट रहा वो इसका जो पीस क्लॉज जो पार्लियामेंट ने दिसंबर 2025 में पास किया। बिल्कुल। और जो कहा जाता है कि जी फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसके अंदर कुछ चीज़ें परमानेंट रहती है, स्थिर रहती है, और कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू द जियो पॉलिटिक्स वो डायनेमिक होती है। और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एक सबसे बड़ी विशेषता रही कि कुछ चीज़ें हमने आज भी हमारे कोर प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। ये ईरान और अमेरिका के जो वॉर में इजराइल, हमने बहुत बैलेंस एटीट्यूड रखा, और हम नेम को चाहे कितना ही नॉन सिग्निफिकेंट बोले, लेकिन यहाँ वो सिग्निफिकेंसी उसकी दिखी कि जी हम पूरी दुनिया में कहते रहे थे कि हम तो नॉन अलाइंड है, तो हम इसमें किसी के साथ में नहीं जा सकते। अब ये जो यूरेनियम डील हुई है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, जो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, इससे डेफिनेटली बढ़ना है। अब ऑस्ट्रेलिया तैयार हो गया, क्योंकि हमने उस पीस क्लॉज के अंदर ये रिलैक्सेशन दे दिया कि जो बर्डन हम आप पर डाल रहे थे किसी भी प्रकार की डिज़ास्टर का या ट्रेजिडी का, उस बर्डन को हमने रिलैक्स कर दिया। और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डील ज़रूरी है। इंडिया में लोग आज भी कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने वहाँ जाकर भी अपने सो कॉल्ड प्रिय उद्योगपतियों के फेवर में समझौता कर लिया, तो अगर उद्योगपति इसमें एंटर होंगे तो भाई डेफिनेट बात है कि बिजनेस तो उन्हें करना ही है। और ये एक खास सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, ऑस्ट्रेलिया बहुत रिलेक्टेंट देश था एनएसजी के अंदर भी
कि नहीं, इंडिया को भले ही अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया हो, इंडिया को भले ही अमेरिका न्यूक्लियर कॉपरेशन कर रहा हो, बट हम नहीं करेंगे। और आज जो हमारा लगभग 8 गीगावाट प्रोडक्शन है न्यूक्लियर एनर्जी का, हमने 2047 तक उसका टारगेट रखा है 100 गीगावाट का। करेक्ट। तो अगर हम इसके अंदर अपने आप को डायनेमिक नहीं बनाएंगे कि हमारे अंदर जो बदलाव लाने, एनर्जी रिक्वायरमेंट की बदलाव लानी है, तो जो हमारी चैलेंजेस है एनर्जी सिक्योरिटी की, वो कैसे पूरी होगी? बिल्कुल इसलिए सही मुझे तो बात है। लगता है कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डील हुई है। बहुत ही सिग्निफिकेंट। और आप सोचो 32 तक हमने 63 गीगावाट का रखा है, 63 47 तक 100 रखा है। हाँ, अब दिक्कत क्या है कि ये 63 के रियलाइजेशन सबसे डिफिकल्ट हो गया, जबकि हमने 175 गीगावाट जो रखा था सोलर विंड ये सब मिला के, वो बहुत हम लोगों ज़्यादा ने पूरा हो रियलाइज रहा कर है, लिया। वो बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है। बहुत इंडिया अच्छे से में टारगेट सोलर पूरा। एनर्जी का तो इतना ज़्यादा प्रचार हो चुका है कि मिडिल क्लास लोग अपने घरों के अंदर सोलर पैनल लगा रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल हमारे खुद में आपने लगा रखा होगा, हमने लगा हाँ, रखा है, बिल्कुल लगा ठीक रखा है? है। तो उसके बिल्कुल। कारण, और वो सोलर एनर्जी जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने की बात होती थी, वो वहाँ से मिल रहा है। लोग कहते थे जी बिल पे करना है, जबकि वो सोलर हाँ, का बिल लोगों के रिफंड हो रहे हैं। तो बिल्कुल वो सही बात जो है। पहले आज से 5-7 साल पहले कोई बोलता था, सर तो पहले पॉसिबल सर नहीं पर लगता था। यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी सोलर से, हम्म, अब इतना ये पैनल सस्ते हो गए। सस्ते हो गए कि अच्छा, फिर आप एक बात फिर कहोगे, पहले टाटा का बहुत बढ़िया चल रहा था इधर बीच, उसमें भी अदानी की एंट्री अरे, हो गई, और अदानी वाला बहुत बढ़िया क्वालिटेटिवली दिख रहा है, हम्म, उसमें हाइब्रिड वाला भी आ रहा है। हम्म, तो क्या किया जाए, जिसके पास पैसा है वो हर बिजनेस में पैसा डाल रहा है, पैसा कहाँ तक डाल रहा रोका है। जाए? और ये एक रियलिस्टिक बात भी है कि कोई बिजनेसमैन सरमाएदार है, वो क्यों नहीं ये काम करेगा, ठीक है? सर भारत एक ऐसा देश है जहां बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर होना, इसको पेरेंट्स से लेकर समाज सब डिस्करेज करते हैं, एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि डिस्करेज नौकरी करते पा हैं। जाओ, तुम क्लर्क रहो, वो फार बेटर है, बट तुम कोई बिजनेस मत करना रिस्क बेटा। टेकिंग कैपेसिटी हमारी हाँ, सोसाइटी का भी तो अंदर और इसका ये कल्चर हमारे नहीं समाज है। में भी है, समाज हम के अंदर भी। बिजनेसमैन को हमेशा एक अलग तरह से ही देखते हैं, वो जो और शायद ये दम बहुत बड़ा दिखाकर, कारण है हाँ, कि इतना पोटेंशियल होने के बाद भी हम अभी उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं सर। नहीं कर पाए। इस पर भी हम एक दिन सेपरेट डिस्कशन करेंगे कि क्यों इंडिया के लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि हाँ, वो, इसको नोट कर लीजिए, ये हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का कि होना चाहिए। क्यों और एक इंडिया के E20 पर भी, E20 पर वो E20 पर भी यूट्यूबर डिस्कशन जो होना है। कहानी सुना कर पूरा कहानी डेवलप कर दिया है, हम्म, तो E20 पर भी एक बड़ा शानदार डिबेट जरूरी है ये बिल्कुल, लोगों को ये जानना। डिस्कशन हम करेंगे। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें वो अच्छे से चीज़ें समझ हाँ, लें कि स्टूडेंट्स के लिए एक और बहुत जरूरी बात है, वो ओलंपिक डैम माइन वाली बात अरे, मैं वही हमेशा कहने ध्यान वाला था रखेंगे, कि वो सबसे किसी ज़्यादा एग्जाम में आ सकता है। यूरेनियम रिजर्व्स, क्योंकि स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या हो रही है कि आजकल कुछ तो वो भी पढ़ने में डिस्करेज ही रहते हैं, ना ना और ना, कुछ क्लास उनको भी सर, उनको भी एकदम एकदम वो, मैं तो जो क्लासेस हम सब ले रहे हैं, ले रहे दोनों लोग इसको समझ रहे हैं कि आप अब क्लास में बोलने में ये सोचने लगे हैं कि हम सच बोलें कि हम वो बोलें जो सबको किसी तरह से अकोमोडेट कर ले जाए। नहीं नहीं, मेरे मैं तो ये भी सब्जेक्ट में सोचने ये लगा इशू हूँ कि कम है। क्या इनको समझ आएगा। हाँ, मेरे सब्जेक्ट में इशू कम है, लेकिन मैं तो हाँ, ये नहीं, मेरे मैं अभी सब्जेक्ट में तो कल की बहुत बात इशू है, है। मैं क्लास ले रहा था नाइट्रोजन साइकिल पे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और जो क्वेश्चन फ्लैश हुआ मेरे सामने, वो क्या भरत तिवारी का एनकाउंटर सर सही था? कोई मतलब मेल अब नहीं है इन वो दोनों उस बातों पर का। एक अलग बात हो सकती है, पर आप सोचिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है सर। उसका रीज़न भी है सर कि पढ़ाने वाले भी बहुत से ऐसे लोग उन्हें मिल जाते हैं जिन्होंने खुद ने ही हायर लेवल पे कुछ काम किए ही नहीं ना है। ना ना ना, मतलब वो ये मैंने पिछले दिनों फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा था कि इस समय कोचिंग या कोई भी पढ़ाई करा रहे हो, जो भी एजुकेटर्स हो, ये दो खेमों में बट चुके हैं, एक जो एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, और एक जो भारत में सिविल वॉर या इस तरह के जो भी अनरेस्ट हैं उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब नहीं, ऐसे लोगों से क्या किया जा एक सकता? बहुत बड़ा खेमा ये है जिनको खुद को ही कुछ नहीं आता। आता कुछ है नहीं है। वो दोनों खेमों को छोड़ के तीसरे खेमे में है, वो नहीं, कह रहे कि हमको आता ही कुछ नहीं है। पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, उनको इंटरेस्ट इस बात में है कि एक एआई जनरेटेड फेक वीडियो या इमेज सर्कुलेट हो गई कि मोदी जी ने यहाँ नहीं यहाँ कहीं सिग्नेचर बच्ची के कर दिया। साइन कर दिया, ऑटोग्राफ दे दिया, और लोगों को ये भी तमीज नहीं है देख लें कि भैया ये साफ साफ ये साफ है कि रियल इमेज है, और उस पर भी कमेंट्स पे कमेंट्स Comments किए पे जा रहे हैं कि अरे ऐसे हैं। मतलब आई डोंट नो, ये टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सोचिए सर, 11 साल लग गए ऑस्ट्रेलिया को समझाने में, और हम उसके बारे में 11 जो साल के बाद मैच्योर ऑस्ट्रेलिया, और जबकि ऑस्ट्रेलिया डिबेट होनी क्वाड का चाहिए थी। मेंबर है।
जो मैच्योर डिबेट होनी चाहिए थी एज ए स्ट्रेटेजिक अलाई, क्योंकि क्वाड एक हाँ। स्ट्रेटेजिक अलायंस है, उस पे Correct. जो मैच्योर डिबेट होनी चाहिए थी वो मैच्योर डिबेट गायब है। हाँ, Correct. 2-3 चीज़ें ऐसी है जो हर जगह बताई जा रही जी, स्टेडियम के अंदर लोग लाके भर दिए या हाँ। ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, एंड वो जो एक प्रेस सर कॉन्फ्रेंस वाला सर जो इशू है देखिए, वो एक बात समझिए, जो भी आज के समय में सत्ता का संघर्ष है, क्या कोई तलवार चला के तो लेगा नहीं, मतलब सत्ता प्राप्त करेगा नहीं। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। इसको हम, वो जो वुड्रो विल्सन की बात है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे, और एनीबडी हु इज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करके देखते हैं। पॉलिटिक्स वो करेंगे, क्योंकि और कोई तरीके से मोदी जी सत्ता प्राप्त कर भी नहीं पाएंगे, या कोई राहुल गांधी जी भी नहीं कोई कर भी नहीं पाएंगे, कर वो भी पाएगा। पॉलिटिक्स करेंगे। एंड इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एकेडमिशियंस। एकेडमिशियंस का ये मैटर नहीं है कि उनको ये बात एक सेपरेट फोरम है उस पे कि वो अलग बात हो जाएगी। जब डील हो तो डील पर बात करिए, ठीक है। आप पॉलिटिक्स पर कर रहे हो कि, और क्या है, मेडिसिन स्क्वायर से शुरू हुआ है, आज यहाँ तक गया है, कहाँ कुछ उस पैटर्न में चेंज आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इतना ही रहने देते हैं सर। आज का टॉपिक इतना है। अगर हम लोग किसी दिन E20 और ये जो बिजनेस वाली स्टोरी है सर, बिजनेस इस वाली पर स्टोरी बात इस पर करनी बात है। करेंगे। थैंक यू सो नहीं, मच। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।